फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक वैज्ञानिक और उसकी बेटी वेई को दिखाया जाता है। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा निशान था जो उनकी खूबसूरती को कम कर रहा था। इस वैज्ञानिक ने अपने घर में एक लैब बनाई थी और वह लंबे समय से एक प्रयोग कर रहा था। इसी समय वेई एक फूल की तस्वीर बना रही थी जिसे क्रॉप फ्लावर कहा जाता है। उसके पिता उसे इस फूल के बारे में बताते हैं कि इसमें बहुत अधिक उपचार शक्ति होती है और यह जंगल के बीच में कभी-कभी उगता है। वैज्ञानिक बताता है कि उसने इस फूल का अपने प्रयोग में कई बार उपयोग किया है। काफी समय बाद वह आखिरकार एक ऐसा सीरम बनाने में सफल हो जाता है जिससे वह अपने चेहरे के निशान को छिपा सकता था। उसने एक ऐसा सीरम बना लिया था जो दो चीजों के ऊतकों, टिश्यूज को आपस में मिला सकता था। अब वह अपनी त्वचा का एक टुकड़ा काटता है, उस पर एक रसायन लगाता है और उसे अपने चेहरे पर चिपका देता है। जैसे ही यह त्वचा पर लगाया जाता है, वह टुकड़ा बढ़ने लगता है। उसके ऊतकों का पुनर्जनन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे यह पूरी त्वचा बन जाती है। यह उसके चेहरे के घावों को भी ढकने लगता है। यह देखकर वह बहुत डर जाता है क्योंकि वह सिर्फ अपने चेहरे का निशान हटाना चाहता था, लेकिन यह त्वचा का टुकड़ा उसके पूरे मुंह को ढक चुका था। घबराकर वैज्ञानिक अपने होंठों के हिस्से को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद वह त्वचा फिर से जुड़ जाती है। यह त्वचा उसकी आंखों और नाक तक फैलने लगी थी। बार बार यह उसकी आंखों और होठों पर आ रही थी और वह इसे बार बार काट रहा था। यह सब देखकर वेई बहुत डर गई। आखिरकार वह अपने पिता से डरने लगी और गुस्से में उसने अपने पिता के शरीर में चाकू घोंप दिया और उनकी हत्या कर दी। इस हादसे के बाद वह पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसने अपने ही पिता को मार डाला था और अब उसके पास कोई नहीं बचा था। समय बीतता है और वही अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। वह अपने पिता की तरह ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और इसी कारण उसे अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल जाती है। वह अपना गृहनगर छोड़कर अमेरिका चली जाती है, जहां उसे अपनी आंटी के साथ रहना था। उसकी आंटी की बेटी एंजी भी थी, लेकिन एंजी वेई के आने से खुश नहीं थी क्योंकि अब उसे अपना कमरा साझा करना पड़ रहा था। फिर भी वेई अपने कमरे में जाती है और वहां एक छोटा सा मंदिर बनाती है जिसमें वह अपने पिता की तस्वीर रखती है। इससे पता चलता है कि वेई अपने पिता को भगवान की तरह मानती थी और उनकी पूजा करती थी। कुछ समय बाद हमें वेई के पास उसके पिता के कुछ नोट्स और चीजें दिखाई जाती हैं, जिससे पता चलता है कि वह अब भी उसी प्रयोग को कर रही थी जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु हुई थी। अगले दिन उसकी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है जो बेघर था और हमेशा वहीं बैठा रहता था। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। वेई कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है। यह आदमी वेई को यूनिवर्सिटी का रास्ता बताने में मदद करता है, जिसके बाद वेई वहां से चली जाती है। क्लास में पहुंचने पर प्रोफेसर वेई का पूरे क्लास के सामने गर्व से परिचय कराते हैं क्योंकि वेई ने एंट्री टेस्ट में 100% अंक प्राप्त किए थे, जो सालों बाद पहली बार हुआ था। क्लास खत्म होने के बाद वेई अपनी साइंस लैब में कुछ चीजें लेने की कोशिश करती है। तभी प्रोफेसर उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और पूछते हैं कि वह क्या कर रही है। वही बताती है कि उसे कुछ प्रयोग करने हैं, जिसके लिए उसे यहां से कुछ चीजें चाहिए। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि यहां से चीजें ले जाना अनुमति नहीं है, लेकिन अगर वह उनकी लैब असिस्टेंट बन जाए तो वह यहां की चीजों का उपयोग कर सकती है। यह सुनकर वेई बताती है कि उसके पिता भी एक वैज्ञानिक थे। वेई कहती है कि उसे अपने पिता के रिसर्च को आगे बढ़ाना है। उसके हाथ में एक रिसर्च डायरी थी जिसे प्रोफेसर ने देखना शुरू किया और उसे देखकर वह बहुत हैरान रह गए। वेई के जाने के बाद प्रोफेसर ने वेई के पिता के बारे में खोजबीन की और उन्हें पता चला कि वेई के पिता वास्तव में एक जीनियस वैज्ञानिक थे, लेकिन फंडिंग न मिलने के कारण वह अपने किसी भी प्रयोग को पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा सके थे। दूसरी ओर यह दिखाया जाता है कि वेई की कजिन एंजी के 2 दोस्त उसके घर आए हुए थे। वे वहां वेई की चीजों की चोरी करने लगते हैं। इस दौरान उन्हें खून से भरे कुछ औजार, अजीबोगरीब और डरावने प्रयोगों से जुड़ी चीजें और भयानक प्रयोगों की तस्वीरें मिलती हैं। यह सब देखकर वे तीनों डर जाते हैं। खैर, अगले दिन एंजी अब भी अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। वेई को उन्हें देखकर अच्छा लगा क्योंकि वह भी ऐसे दोस्त बनाना चाहती थी।
इसलिए वह उनके पास गई और उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। उसने उन्हें लंच के लिए इनवाइट किया, लेकिन वेई के चेहरे पर निशान होने के कारण वे उससे ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते थे। फिर भी उन्होंने रेस्टोरेंट जाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन जब वे वहां गए और उन्होंने वेई को अजीब तरीके से खाते हुए देखा, तो वे उसे अकेला छोड़कर वहां से भाग गए। वेई ने सारा खाना पैक किया और बाहर आकर उस बेघर आदमी को दे दिया, जिसका चेहरा खराब था। यहां वेई उस आदमी से बातें भी करने लगी, क्योंकि वह आज बहुत दुखी थी। उसने बेघर आदमी से कहा कि उसके चेहरे पर एक निशान है, जिसकी वजह से वह बहुत बदसूरत लगती है। इस पर वह आदमी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसी हो वैसे ही खूबसूरत हो। उसकी यह बात सुनकर वेई को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और फिर वह घर चली गई। रास्ते में वेई की मुलाकात उसके प्रोफेसर से हुई, जिसने उसे लिफ्ट दी। प्रोफेसर ने वेई के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था और उससे कहा कि वह इस रिसर्च को पूरा करने में उसकी मदद करेगा, लेकिन इसके लिए उसे वेई की अनुमति चाहिए थी, क्योंकि यह उसके पिता की रिसर्च थी। वेई यह सुनकर बहुत खुश हो गई और तुरंत हामी भर दी, क्योंकि प्रोफेसर पहला व्यक्ति था जो उसकी मदद कर रहा था। अगले दिन से वे लोग उस प्रयोग पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई दिनों की कड़ी मेहनत के बावजूद उनका प्रयोग सफल नहीं होता। उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी और उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा था। इस विफलता से प्रोफेसर निराश हो जाता है और इस प्रयोग को बंद करने का फैसला करता है। वेई इस असफलता से बहुत दुखी थी। इसी दौरान एंजी की दोस्त एलिस वहां आई। वह भी लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आवेदन करने आई थी और प्रोफेसर ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। एलिस एंजी के साथ घर जाती है और रास्ते में बीते दिनों की घटनाओं के लिए माफी मांगती है। इसी के साथ वे दोनों फिर से दोस्त बन जाती हैं। इस समय एलिस के पास एक पोस्टर था जिसमें उसी फूल की तस्वीर थी, जिसे वेई के पिता अपने प्रयोगों में इस्तेमाल करते थे। यह देखकर वेई का दिमाग उलझन से भर जाता है। उसे पता चलता है कि इस फूल को एक प्रदर्शनी में रखा गया है। यह पढ़कर वेई को अपने पिता की बातें याद आ जाती हैं कि उनके प्रयोग के लिए इस फूल का मिलना बहुत जरूरी था। इसलिए उसने तय किया कि वह इस फूल को चोरी करेगी। रात में वह चुपके से पास के फार्म हाउस में जाती है और प्रदर्शनी से उस फूल को चुरा लेती है। फूल चुराकर वह सीधा साइंस लैब में पहुंचती है और अपना प्रयोग शुरू कर देती है। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि प्रोफेसर और एलिस पहले से ही वहां छिपे हुए थे। वेई ने उस फूल से अर्क निकाला और उसे अपने प्रयोग में मिला दिया। इसके बाद उसने अपने पैर की त्वचा काटी और उसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर उस पर सीरम लगाया। हैरानी की बात यह थी कि सीरम ने दोनों टुकड़ों को फिर से जोड़ दिया। अब जहां से उसने अपनी त्वचा हटाई थी, वहां भी उसने वही सीरम लगाया और उसी त्वचा के टुकड़े को दोबारा लगा दिया। देखते ही देखते उसकी त्वचा सफेद हो गई और धीरे धीरे वहां नई त्वचा बनने लगी। प्रोफेसर खिड़की से यह सब देखकर चौंक जाता है और तुरंत एलिस को वहां से भेज देता है। फिर वह वेई के पास आता है और पूछता है कि वह क्या कर रही है। वेई प्रोफेसर को समझाती है कि कैसे इस फूल से निकले सीरम ने उनके प्रयोग को सफल बना दिया है। अब उनका प्रयोग पूरी तरह से काम कर रहा था। जब वह प्रोफेसर को अपने पैर की त्वचा दिखा रही थी, तब एलिस को यह देखकर जलन होने लगी और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। एलिस ने वेई की अजीब और डरावनी तस्वीरें भी खींच लीं। फिर उसने वेई को डांटा और जबरदस्ती उसे वहां से बाहर ले गई। एलिस को इस तरह अचानक आते देख वेई डर गई और घबराहट में उसने अपनी नोटबुक उसी लैब में छोड़ दी। यह देखकर प्रोफेसर बहुत खुश हुआ। उधर एलिस ने वेई की तस्वीरें उसकी कजिन एंजी को भी भेज दी। इधर प्रोफेसर वेई के पिता की डायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा था। जब एंजी ने वेई की ये तस्वीरें देखीं, तो वह गुस्से में आग बबूला हो गई। गुस्से में आकर उसने वेई को नीचा दिखाने के लिए कमरे में कई चीजें तोड़ दी। जब वेई कमरे में आई और वहां का हाल देखा, तो उसे बहुत दुख हुआ। तभी अचानक पीछे से एंजी आई और उसने वेई पर हमला कर दिया। वेई खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंजी पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश कर रही थी। इस बीच वेई ने पास पड़ा पेन उठाया और एंजी को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अचानक पेन एंजी की गर्दन में घुस गया और वहीं उसकी मौत हो गई। हालांकि वेई का इरादा उसे मारने का नहीं था, लेकिन फिर भी एंजी की मौत हो गई। डर के मारे वह एंजी के शरीर को वॉशरूम में ले गई। अब वह इस शव का क्या करे, यह सोचकर उसके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। उसने एंजी की त्वचा को काटना शुरू कर दिया।
उसने एनजी के चेहरे की त्वचा हटा दी और फिर अपने सीरम को अपने चेहरे पर इंजेक्ट किया। इसके बाद उसने एनजी की पूरी त्वचा अपने चेहरे पर लगा ली। वेई के चेहरे के टिश्यू और एनजी की त्वचा आपस में मिल जाते हैं और अब वेई बिल्कुल एनजी जैसी दिखने लगती है। इस बीच एनजी की मां कहीं बाहर गई हुई थी। जैसे ही वह घर लौटी, उसने वेई को एनजी समझकर गले लगा लिया और प्यार जताने लगी। वेई को यह तरीका बहुत अच्छा लगा। अब वह खुद को वेई नहीं बल्कि एनजी के रूप में देखने लगी। सुबह होते ही उसने एनजी के कपड़े पहने और पूरी तरह से एनजी जैसा दिखने लगी। अब वह एनजी की जिंदगी का आनंद उठाने लगी। जब वह यूनिवर्सिटी पहुंची तो सबसे पहले उसकी मुलाकात एनजी के बॉयफ्रेंड से हुई। पहली बार कोई लड़का उसके इतने करीब आया था, जिससे वेई को बहुत अच्छा महसूस हुआ। अब वह एनजी के चेहरे के साथ उसकी जिंदगी जीने लगी और उसे एहसास हुआ कि वेई के रूप में उसकी जिंदगी बहुत नीरस थी। एनजी का एक अच्छा दोस्त था, एक बॉयफ्रेंड था और एक प्यार करने वाली मां थी। वह एनजी के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर भी गई। जब वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, तभी अचानक वेई के चेहरे से एनजी की त्वचा उतरने लगी। यह देखकर लड़का बुरी तरह डर गया, क्योंकि यह नजारा बहुत डरावना था। घबराकर लड़का वेई से दूर भागने लगा, लेकिन भागते हुए उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि पीछे एक गहरी ढलान थी। वह संतुलन खो बैठा और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। वेई बुरी तरह डर गई और तुरंत घर आकर अपने पिता की नोटबुक ढूंढने लगी, क्योंकि पिता की नोटबुक में शायद त्वचा को स्थायी रूप से लगाने का रहस्य छिपा था। वही उसे ढूंढने लगी, लेकिन उसे वह नोटबुक नहीं मिली, क्योंकि वह प्रोफेसर के पास थी। इस समय उसके पास थोड़ा सा सीरम था, जिसे उसने निकालकर फिर से अपनी त्वचा में इंजेक्ट कर लिया और दोबारा एनजी का चेहरा अपना लिया। दूसरी तरफ प्रोफेसर उस फूल की तलाश कर रहा था, जिससे यह प्रयोग पूरी तरह से सफल हो सकता था। इसी दौरान उसे अपने अनुवादक का फोन आता है, जो पिता की नोटबुक का अंग्रेजी अनुवाद कर रहा था। अनुवादक ने बताया कि यह प्रयोग बेहद खतरनाक है और इसे करने से जान का खतरा हो सकता है। उसने साफ शब्दों में प्रोफेसर से कहा कि इस प्रयोग को तुरंत रोक दो, लेकिन प्रोफेसर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उधर वे यूनिवर्सिटी में अपने पिता की किताब लेने पहुंची, लेकिन लैब में उसे वह किताब कहीं नहीं मिली, क्योंकि प्रोफेसर ने इसे अपने अनुवादक को दे दिया था। इसलिए वेई ने प्रोफेसर को फोन किया, तो प्रोफेसर ने कहा कि हाँ, वह किताब मेरे पास है, लेकिन अब तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इस प्रयोग को अपने नाम से प्रकाशित करूंगा। यह सुनकर वह बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी और चुपचाप वहां से चली गई। जैसे ही वह यूनिवर्सिटी से बाहर आई, उसे ईव दिखी, जिससे उसे पता चला कि ईव का प्रोफेसर के साथ अफेयर चल रहा था। अब वही का गुस्सा और बढ़ गया और उसने सोचा कि इस गुस्से को ईव पर निकालेगी। इसलिए एनजी के रूप में उसने ईव को अपने घर बुलाया और ईव आ गई। जैसे ही वह पहुंची, वेई ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया। ईव बुरी तरह घबरा गई और खुद को बचाने के लिए भागकर बगीचे की ओर चली गई। वेई ने ईव को पकड़ लिया और ड्रिल मशीन से हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद उसने ईव की त्वचा उतारी और अपने चेहरे पर लगा ली, जिससे वह बिल्कुल ईव जैसी दिखने लगी। उसने ईव की तरह बाल बनाए और उसके कपड़े पहन लिए। यहां तक कि उसने ईव के फोन को देखकर उसकी स्टाइल और आदतों की नकल भी की, ताकि कोई उसे पहचान न सके। इस दौरान पड़ोसी का कुत्ता लगातार भौंक रहा था, जिससे शक पैदा हुआ और पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। लेकिन जब पुलिस आई, तो उन्होंने सिर्फ एक तौलिए में लिपटी हुई ईव यानी वेई को देखा और बिना कोई शक किए वापस चले गए। अगले दिन वेई विश्वविद्यालय में ईव के रूप में गई और बेहद खुश थी, क्योंकि ईव वहां बहुत लोकप्रिय थी और सभी उससे खुश होकर मिले। इसके बाद वह प्रोफेसर के घर पहुंची, क्योंकि उसे यकीन था कि वहीं पर उसके पिता की डायरी मिलेगी। प्रोफेसर ने उसे ईव समझकर घर में आने दिया। वेई ने घर भर में डायरी खोजी, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। आखिर में उसने अपने द्वारा किए गए 2 हत्याओं के सबूत छिपाने शुरू किए। उसने एनजी और ईव के शवों को पूल में फेंक दिया और फिर उनके मोबाइल फोन चेक करने लगी, जहां उसे अपनी और प्रोफेसर की कुछ तस्वीरें मिली। एलिस वेई को बदनाम करने के लिए उस तस्वीर का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वेई ने इसे प्रोफेसर के खिलाफ हथियार बना लिया और इसे अधिकारियों को ईमेल कर दिया। जब अधिकारियों को पता चला कि प्रोफेसर लड़कियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है, तो उन्होंने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया।
हालांकि प्रोफेसर की ऊंची पहुंच थी, इसलिए अगले ही दिन वह जमानत पर छूटकर घर लौट आई और वही प्रयोग दोबारा शुरू कर दिया, जो असल में वेई के पिता का था। प्रोफेसर ने हर कदम सावधानीपूर्वक दोहराया और आखिरकार सीरम तैयार कर लिया। उसने दो त्वचा ऊतकों को जोड़ने का प्रयास किया और आश्चर्यजनक रूप से रासायनिक प्रभाव के कारण वे सफलतापूर्वक जुड़ गए। इस उपलब्धि पर भी प्रोफेसर खुश नहीं थी। इसी दौरान ईव के रूप में वेई वहां पहुंची, जिसे देखकर प्रोफेसर उत्साहित हो गई और उसे अपने लिविंग रूम में बिठा दिया। फिर खुद के लिए कुछ खाने लेने चली गई। जैसे ही प्रोफेसर गई, वेई ने अपनी नोटबुक की तलाश शुरू कर दी और उसे एक कैबिन में मिल भी गई। इसके साथ ही उसने वह सीरम भी ढूंढ लिया जिसे प्रोफेसर ने अभी अभी तैयार किया था। सीरम मिलने के बाद वेई वहां रुकी नहीं, बल्कि फौरन भाग निकली। जब प्रोफेसर वापस आई और कैबिन खोला, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बनाई हुई सीरम गायब थी, जिससे उसे वेई पर शक हो गया। रात में ईव अपने असली चेहरे के साथ घर पर थी। तभी एलिस वहां आई और बताया कि उसकी दोनों दोस्त अजीब तरीके से गायब हो गई हैं। इस बात से वह बहुत दुखी थी। ईव ने उसे गले लगाया और सांत्वना दी। अब एलिस को पानी पीना था, इसलिए उसने जैसे ही फ्रिज खोला, अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। फ्रिज के अंदर उसकी दोनों दोस्तों के शरीर के अंग जमे हुए थे। यह देखकर एलिस डर के मारे चीखने लगी। इससे पहले कि कोई उसकी चीख सुन पाता या वह किसी को कुछ बताने के लिए भागती, ईव ने उसकी गर्दन पर मिट्टी का जाल डालकर उसका दम घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। इस बार उसने लाश छिपाने की कोशिश भी नहीं की। तभी दरवाजे की घंटी बजी और प्रोफेसर बाहर खड़ा था। दरवाजा खुला देखकर वह अंदर आ गया। ईव को अजीब स्थिति में बैठे देखकर प्रोफेसर को भी कुछ अजीब लगा। लेकिन जब ईव ने प्रोफेसर को बधाई दी कि उनका प्रयोग सफल हो चुका है, तो प्रोफेसर भी खुश हो गया। लेकिन तभी गुस्से में ईव बोली, यह तुम्हारा नहीं, बल्कि मेरे पिता का प्रयोग था। प्रोफेसर ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और फ्रिज की ओर बढ़ा ताकि अपना सीरम निकाल सके। लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोला, अंदर रखी लाशों को देखकर उसका भी सांस थम गया। प्रोफेसर को नियंत्रित करना मुश्किल था, लेकिन ईव ने चालाकी दिखाई और उसकी गर्दन में बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे अचेत कर दिया। कुछ देर बाद जैसे ही प्रोफेसर को होश आया, उसने देखा कि ईव ने उसके पूरे शरीर की त्वचा हटा दी थी। यह देखकर वह जोर जोर से चीखने लगा। अब ईव प्रोफेसर पर सीरम लगा रही थी और उसके शरीर पर एक नई त्वचा चिपका रही थी। यह त्वचा खुद ब खुद फैलने लगी। जिस तरह फिल्म की शुरुआत में किम के पिता वैज्ञानिक के चेहरे पर थे, वैसे ही ईव ने प्रोफेसर के मुंह में एक स्ट्रॉ डाली थी। त्वचा स्ट्रॉ के अलावा पूरे शरीर पर फैलने लगी, जिससे प्रोफेसर का दम घुटने लगा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसकी चीखों को पड़ोसी ने सुन लिया था। पड़ोसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आते ही ईव डर गई और घर से भाग निकली, क्योंकि उसे पता था कि अब वह पकड़ी जाएगी। पुलिस ने उसे भागते हुए देखा और उसका पीछा किया। भागते भागते ईव एक बेघर आदमी के पास पहुंची और उससे मदद मांगी। वह बेघर व्यक्ति पहले से ही ईव को अच्छा समझता था, क्योंकि ईव ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसकी बात मानकर बेघर व्यक्ति ने उसे अपने बिस्तर में छिपा लिया, जिससे पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई। लेकिन तभी अचानक ईव के पास रखा सीरम टूट गया। सीरम के टूटते ही बेघर व्यक्ति और ईव के शरीर के ऊतक आपस में मिलना शुरू हो गए। देखते ही देखते उनके शरीर एक दूसरे में समाने लगे और वे दोनों एक अजीब राक्षस में बदल गए। अब ईव कुछ नहीं कर सकती थी। वह एक राक्षस बनकर वहीं बैठ गई। तभी उसने अपनी मौसी को देखा, जो अपनी बेटी एंजी को ढूंढते हुए वहां आई थी। ईव अपनी मौसी को एंजी के बारे में नहीं बता पाई। इसी दृश्य के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।